जब भी 1857 के संग्राम की बात होती है तो हमारे दिमाग में दिल्ली, मेरठ, झांसी इन जगहों के नाम आते हैं, है ना? लेकिन इतिहास का एक बहुत ही जरूरी और ड्रामेटिक पन्ना राजस्थान की धरती पर भी लिखा गया था। एक ऐसी कहानी जिसमें संधि थी, विश्वासघात था और थी बगावत। एक ऐसा मोर्चा जिसे अक्सर हम याद नहीं करते। और हमारी आज की पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। यही वो सवाल है जो राजस्थान की रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के उलझे हुए रिश्ते की पूरी कहानी बयां करता है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। 1857 में जो विद्रोह का ज्वालामुखी फटा, उसकी जमीन असल में कई साल पहले 1818 में ही तैयार हो चुकी थी, कुछ संधियों और समझौतों के साथ। अब देखिए, कागज पर तो ये डील बहुत अच्छी लग रही थी। मराठों और पिंडारियों की लूटमार से परेशान राजपूत राजाओं को सुरक्षा का वादा मिल रहा था, लेकिन इस सुरक्षा की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। वो जो आंतरिक मामलों में दखल ना देने का वादा था ना, वो बस कहने के लिए था। अंग्रेजों ने रक्षक बनकर धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कभी भरतपुर और अलवर में गद्दी के लिए अपनी पसंद का राजा बिठाया, तो कभी कोटा को तोड़कर झालावाड़ की एक नई रियासत ही बना दी। ये कोई संधि नहीं, बल्कि धीरे धीरे गुलामी की जंजीर बनती जा रही थी। तो जाहिर है ये गुस्सा और असंतोष दशकों तक अंदर ही अंदर सुलगता रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन-कौन सी चिंगारियां थी जिन्होंने मिलकर 1857 में विद्रोह की आग भड़का दी। जरा सोचकर देखिए, आप अपनी रियासत के राजा हैं, लेकिन हर छोटे बड़े फैसले के लिए आपको एक ब्रिटिश एजेंट से पूछना पड़ रहा है। और तो और कोटा कंटिंजेंट और जोधपुर लीजन जैसी सेनाओं का सारा खर्च भी रियासतें उठा रही हैं, पर वो सेना हुक्म अंग्रेजों का मानती है। मतलब ये तो अपनी ही जमीन पर बेगाने होने जैसा था। फिर आता है पैसा। अंग्रेजों ने आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनमाना टैक्स, जिसे खिराज कहते थे, वो लगा दिया। पुराने व्यापार के रास्ते बदल दिए, जिससे कई बड़े व्यापारिक केंद्र बर्बाद हो गए। और उनकी अफीम पॉलिसी ने तो मेवाड़ और कोटा जैसे राज्यों को तबाह कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो राजस्थान की दौलत को सिस्टमैटिक तरीके से लूटा जा रहा था। और बात सिर्फ जमीन और पैसे तक ही सीमित नहीं थी। अब यह हमला लोगों के धर्म और उनकी संस्कृति पर भी होने लगा था। जब ईसाई मिशनरी आए, नए नए सामाजिक कानून लाए गए, तो आम जनता को लगा कि ये अंग्रेज तो हमारी पहचान ही मिटा देना चाहते हैं। और ये डर बहुत जल्दी बहुत बड़े गुस्से में बदल गया। तो अब माहौल पूरी तरह से तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही और अपनी संस्कृति को बचाने का डर, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी 1857 में लगी। चलिए अब देखते हैं कि राजस्थान में इस संघर्ष की कहानी कैसे आगे बढ़ी। जैसे ही मेरठ में विद्रोह की खबर पहुंची, वो आग राजस्थान तक पहुंचने में देर नहीं लगी। एक के बाद एक 28 मई को नसीराबाद, फिर 3 जून को नीमच और फिर अगस्त में एरिनपुरा छावनियों में भारतीय सैनिकों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। और एरिनपुरा के सिपाहियों ने एक नारा दिया जो इस पूरे विद्रोह की आवाज बन गया, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसमें मकसद बिल्कुल साफ था। दिल्ली चलो, बहादुर शाह जफर का साथ दो और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ो। इस बगावत का एक बहुत बड़ा गढ़ बना आउवा। और यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ विद्रोह का लीडर कोई सिपाही नहीं, बल्कि एक सामंत थे, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को हराया, बल्कि पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर काटकर किले पर टांग दिया। सोचिए, ये अंग्रेजी सत्ता को एक खुली चुनौती थी, एक खुला ऐलान जंग था। आउवा के बाद अब बात करते हैं कोटा की। कोटा का विद्रोह तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। क्यों? क्योंकि यहां बगावत की कमान आम लोगों और सरकारी अफसरों लाला जयदयाल और मेहराब खान के हाथ में थी। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके बेटों को मार डाला, अपने ही राजा को महल में नजरबंद कर दिया और करीब करीब 6 महीने तक पूरे शहर पर हुकूमत की। ये सही मायनों में एक जनक्रांति थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत, आवा और कोटा जैसी जबरदस्त लड़ाइयों के बाद भी ये विद्रोह आखिरकार नाकाम क्यों हो गया? क्या कमी रह गई थी? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जवाब इस तुलना में ही छिपा है। एक तरफ थे हमारे क्रांतिकारी, जोश और हिम्मत भरपूर थी, लेकिन लीडरशिप बटी हुई थी, कोई एक सेंट्रल प्लान नहीं था।
दूसरी तरफ थे अंग्रेज, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड, बेहतर हथियार, पैसा और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने ही लोगों का साथ मिल रहा था। जी हां, यही सबसे कड़वा सच है। इस विद्रोह की नाकामी का सबसे बड़ा कारण था राजस्थान के ही बड़े राजा महाराजा। मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया, अपनी सेनाएं भेजी, अपने ही लोगों को, अपने ही सामंतों को कुचलने के लिए। याद है वो शुरू का सवाल कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? यहां कई मायनों में रक्षक अपने ही लोगों के लिए भक्षक बन गए थे। तो विद्रोह तो दब गया, लेकिन इसके बाद राजस्थान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। इस नाकामी का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। आइए देखते हैं कैसे। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने बांटो और राज करो का खेल और मजबूत कर दिया। जो राजा वफादार रहे, उन्हें इनाम और टाइटल्स दिए गए, उनकी पावर बढ़ाई गई, और जिन सामंतों ने बगावत की थी, उनकी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। एक नई इंग्लिश पढ़ी लिखी क्लास तैयार की गई जो अंग्रेजों की वफादार हो। और हां, रेलवे और सड़कें भी बनी, पर जनता के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेना और माल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो हाँ, भले ही ये विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया। उन्हें लगता था कि राजस्थान की जनता उनके राज से खुश है। इस विद्रोह ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये आम लोगों का एक जन संघर्ष था जिसने अंग्रेजों को आईना दिखा दिया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या 1857 की ये चिंगारी पूरी तरह बुझ गई थी, या फिर इस हार ने ही भविष्य में होने वाले आजादी के बड़े संग्राम की नींव रखी थी? शायद इसी आग ने वो रास्ता रोशन किया जिस पर चलकर आगे की पीढ़ियों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी।